हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 रेनबो पार्ट 2 का ये चैप्टर है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसे लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी 10 मिनट के करीब वीडियो होने वाली है। 10 मिनट में आपको ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ की, तो ये एक स्टोरी है जो कि लिखा है मनोहर मलगांवकर ने, और ये रहे हमारे मनोहर मलगांवकर। मनोहर मलगांवकर की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1913 में। 1913 में इनका जन्म हुआ था, और ये अपने एक्यूरेसी, जब भी ये लेखन करते हैं तो उनमें एक्यूरेसी बहुत होती है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। और साथ ही साथ प्रोफाउंड कॉमेडी के लिए भी इनको जाना जाता है, यानी कि ये हास्यपद कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले के मन में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है। आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें हम लोग, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मनोहर मलगांवकर का जो जन्म हुआ था 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया। सेकंड पॉइंट कहता है कि मनोहर मलगांवकर एक नॉवेलिस्ट थे, यानी कि एक उपन्यासकार थे। वो बहुत सारे नॉवल लिखा करते थे, और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती थी। आप जो भी पाठक थे, पढ़ने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा उससे एक्साइटेड होते थे। विथ 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, और 25 से भी अधिक पब्लिकेशन के लिए वो स्टोरी लिख चुके थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड्स, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि उन्होंने लिखा है, इनको आपको याद रखना है। इस बुक में दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला है डिस्टेंट ड्रम। ये रहा डिस्टेंट ड्रम, जो कि लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोहर मलगांवकर ने लिखा है डिस्टेंट ड्रम, जिसमें कि ये कुछ सैनिक वैनिक की कहानियां हैं इसमें। तो हमें इतना नहीं जानना है, हमें सिर्फ नाम याद रखना है, डिस्टेंट ड्रम लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। द सेकेंड है द प्रिंसेस, ये भी लिखा है मनोहर मलगांवकर ने, और ये एक नोवेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है नोवेल बाय मनोहर मलगांवकर, ये भी एक नोवेल है जो कि लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। थर्ड इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है वो है अ बेंड इन द गंगेज, और ये रहा वो नोवेल, ये भी एक तरह से उपन्यास ही है जो कि लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। फोर्थ है हमारा बॉम्बे बीवेयर, इसे भी लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। ये चार कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रचनाएं हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है, आपको याद रखना है इन सभी के नाम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। जो पिंच ऑफ स्नफ है क्या, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। मनोहर मलगांवकर का नाम आप याद रखिएगा। इस चैप्टर का पिंच ऑफ स्नफ का पूछ सकता है कि राइटर कौन है, तो मनोहर मलगांवकर। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी की बात करें तो नानू काका इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। नानू काका कौन है हम लोग आगे देखेंगे, आखिर कौन है नानू काका, ये लेखक का क्या लगते हैं। नानू काका इज वेरी कनिंग क्लेवर स्मार्ट, ही कैन प्ले एवरी ट्रिक टू चीट एनीवन। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे, वो किसी को भी चीट कर सकते थे। चीट कैसे करते थे, वो किसी भी प्रकार के ट्रिक जो है प्ले कर सकते थे, यानी कि उनके पास दिमाग बहुत था, किसी को भी बेवकूफ़ जल्दी बना देते थे। नानू काका इज द मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। देखिए नानू काका जो थे वो मामा थे इस लेखक, इस चैप्टर को जिसने लिखा है, यानी कि मनोहर मलगांवकर ने ये चैप्टर लिखा है, उनके मामा थे नानू काका। ठीक है, तो वो अपने मामा के बारे में लिखे हैं उन्होंने स्टोरी में, और देखते हैं वो अपने मामा को पसंद करते हैं या फिर नापसंद करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द राइटर, यानी कि जो लेखक है इस कहानी के, डिसलाइक्स नानू काका, यानी कि वो नानू काका को डिसलाइक करते हैं, वो नानू काका को नापसंद करते हैं। अब क्यों नापसंद करते हैं, वो सारी इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा वो चालाकी दिखाते थे उनके मामा, और वो अपने मामा से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते थे इसी कारण। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नानू काका सेट। इस स्टोरी में एक बार नानू काका ने क्या कहा था, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नॉट गुड दिस डेज, यानी कि ये टाई एंड कॉलर वाला जो बिजनेस है वो इन दिनों अच्छा नहीं है। सो ये नानू काका ने ही कहा था इस पूरे स्टोरी में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा, तो नानू काका ने। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाइन किस चैप्टर से है, तो आप लोग कहेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन एन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी कि जब भी भाषाई आपातकाल होती थी, नानू काका को कभी कभी अपने भाषाई आपातकाल में अपने मदर टंग का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब भी उनके लिए भाषाई आपातकाल आती थी, यानी कि कभी हार्ड वर्ड बोलना होता था, तो वो अपने मदर टंग में ही बोलते थे, यानी कि अपने मातृभाषा में ही बोलते थे, जो कि था मराठी। नानू काका ऑलवेज टर्न्स टू हिज मदर टंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस कहानी में जो नानू काका थे वो किस कलर का टर्बन पहने थे, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो पगड़ी किस कलर का पहने थे, तो आंसर हो जाएगा रेड सिल्क। रेड सिल्क का ये पगड़ी पहने थे, और राइटर ने भी पगड़ी पहना था जब वो उनके साथ गए थे स्टोरी में।
ठीक है। वो मंत्री से मिलने वाले थे बेसिकली, नानू काका मंत्री से मिलने वाले थे और मंत्री से मिलने के लिए वो राइटर के साथ गए थे। तो उन्होंने ऑरेंज रंग का टर्बन पहना था राइटर ने। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर आपसे कहा जाए कि नानू काका ने किस रंग का अंगोछा लिया हुआ था कंधे पे, तो आप लोग कहेंगे वाइट अंगोछा। उन्होंने वाइट अंगोछा लिया था अपने कंधे पे, और राइटर का जो टर्बन का कलर था ये था ऑरेंज। नानू काका जब सफ़र करके आ रहे थे अपने बहन के यहाँ, यानी कि राइटर के यहाँ, तो उन्होंने किस क्लास की टिकट बुक करी थी? तो हम लोग कहेंगे थर्ड क्लास की टिकट उन्होंने कराई थी। लेकिन उन्होंने सफ़र किस क्लास में किया था? सेकंड क्लास में उन्होंने सफ़र किया था। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे, इन्हीं से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक छोटी मोटी समरी हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की, आखिर इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही छोटी समरी देखेंगे। सो अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं पूरी हंसी के साथ, तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना होगा अपने बुक से, तभी जाकर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे बुक में सबसे अधिक इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। समरी देखते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय मनोहर मलगांवकर। ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा फनी है, इंटरेस्टिंग है। दिस स्टोरी इज अबाउट नानू काका। ये नानू काका के बारे में ये स्टोरी है। हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर? आप लोग जानते हैं कि राइटर के वो मामा है नानू काका। नानू काका एक बार दिल्ली आते हैं, विजिट्स दिल्ली। नानू काका क्या करते हैं? दिल्ली को विजिट करते हैं। यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर, नानू काका विजिट्स दिल्ली द राइटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर। वो दिल्ली आते हैं, इसके बाद वो राइटर के घर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि राइटर के घर उनकी जो है रिलेशन है, उनकी बहन तो यहीं पे है ना। सो मीट सम मिनिस्टर, वो दिल्ली में आते हैं, कुछ मिनिस्टर से उन्हें मिलना होता है। और क्या काम होता है हम लोग देखेंगे। द राइटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। राइटर वहीं पे दिल्ली में ही, जो हमारे लेखक है, वो अंडर सेक्रेटरी पद पे काम कर रहे थे, ऑन प्रोबेशन यानी कि वो ट्रेनिंग पे थे। नानू काका इज़ वेरी कनिंग। नानू काका बहुत ज़्यादा चालाक थे। ही प्लेज एवरी ट्रिक टू मीट द मिनिस्टर। उनको मिनिस्टर से मिलना था, उनको मंत्रियों से मिलना था। अब वो मंत्री से मिलने के लिए किसी भी प्रकार के ट्रिक को प्ले कर सकते थे, यानी कि किसी भी प्रकार के ट्रिक को लगा सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वो ट्रिक लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ही गोज टू दिस हाउस ऑफ लाला सोहन लाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला वो व्यक्ति कौन था जिससे कि नानू काका मिले थे, तो आंसर हो जाएगा लाला सोहन लाल। इन्हीं से वो मिले थे सबसे पहले। हु इज द पार्टी बॉस इन दिल्ली? जो कौन था पार्टी बॉस था इन दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में वो क्या था? वो पार्टी बॉस था। देयर ही प्रिटेंड्स टू बी द ओल्ड फ्रेंड ऑफ हजरत बरकत अली। अब सबसे पहले वो लाला सोहनलाल के पास जाते हैं। अब तो लाला सोहनलाल तो उनको पहचानता नहीं है नानू काका को, कि कौन है कौन नहीं है। तो नानू काका सब जानते थे पहले से ही, लाला सोहनलाल के बारे में थोड़ा सा बहुत उन्होंने जानकारी इकट्ठा कर ली थी। और वो जाके लाला सोहनलाल के पास कहते हैं कि मैं, वहाँ पे जाके बहाना करते हैं, हालांकि वो थे नहीं, कि मैं हजरत बरकत अली का एक पुराना दोस्त हूँ। अब हजरत बरकत अली कौन था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजरत बरकत अली कौन था, यानी कि एचबी कौन था? वो एचबी जो था द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत, यानी कि भारत का जो है द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत, बेरूत में भारत का दूतावास में रहता था हजरत बरकत अली। तो वो जाके वहाँ पे सोहनलाल के पास कहते हैं कि मैं हजरत बरकत अली का पुराना दोस्त हूँ, और बहुत सारी उससे बातें करते हैं, बहाने करते हैं, और थोड़ी बहुत ऐसी ट्विस्ट उसमें डालते हैं कि उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये तो लगता है कि हजरत बरकत अली का ही दोस्त है। तो उससे बात करते करते, सोहनलाल से बात करते करते, वाइल टॉकिंग टू सोहनलाल, नानू काका कम्स टू नो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कुछ बात पता चलती है। अब उनको मिलना था वेलफेयर मिनिस्टर से, नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर से ही मिलना था। तो बात करते करते उनके बारे में एक बात पता चली नानू काका को। नानू काका ये बात पता चली कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी की जो शादी हो वो हो प्रिंस ऑफ निनौर, यानी कि निनौर के राजकुमार से मेरी बेटी की शादी हो, वो यही चाहते हैं। वांट्स टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू द प्रिंस ऑफ निनौर। निनौर के जो भी राजकुमार थे उससे अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे वेलफेयर मिनिस्टर। टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर फ्रॉम सोहनलाल, सोहनलाल से पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि सोहनलाल समझता था कि ये तो हजरत बरकत अली का दोस्त है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता भी देते हैं। नानू काका सेट्स अनदर प्लान। अब नानू काका एक और प्लान बनाते हैं टू मीट द मिनिस्टर। वो मंत्री से मिलने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैनेज्ड एन आउटलैंडिश कार। सबसे पहले क्या करते हैं? वो एक आउटलैंडिश कार को हायर करते हैं, मैनेज करते हैं। वो सिक्का आउटो डीलर है,
उसके पास जाते हैं और एक आउटलैंडिश कार को वो उससे लेते हैं विथ अ लिवरेट चॉफर, और साथ ही एक लिवरेट चॉफर भी रखते हैं, यानी कि उस कार को चलाने वाला। देन ही गोज टू द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। इसके बाद वो मंत्री के रेसिडेंस पर जाते हैं, यानी कि आवास पर जाते हैं गाड़ी के साथ, क्योंकि मंत्री के पास जाना है तो आप पैदल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको इंप्रेशन बनाना है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस कार भी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कार को हायर किया उससे, किससे? सिकाउटो डीलर के शॉप से, ठीक है। और उससे सिकाउटो डीलर के शॉप से ये चीज़, इस कार को लेने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक प्लान सेट किया था अपने धोबी के साथ, जो कि उसके कपड़े को धुलता था। तो वो इस काम के लिए अपने धोबी को भी इस प्लान में शामिल करते हैं। उन्हें क्या करना था? सिकाउटो डीलर को अपने आप को अमीर दिखाना था, क्योंकि उसे कार मैनेज करना था, उसे कार लेना था। तो सबसे पहले वो अपने आप को धनी प्रूफ करवाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? वो सिकाउटो डीलर के पास जाते हैं, और पहले से उन्होंने प्लान सेट किया था कि तभी उनके पास धोबी आएगा और कहेगा कि आपके कोर्ट में ये 1000 का चेक पड़ा हुआ था, अभी तो ये अगर आप ध्यान नहीं देते तो इसमें धुल जाता। तो दौड़ा दौड़ा वहाँ पे धोबी आता है, 1000 का चेक लिए, और कहता है नानू काका से कि आपके जेब में 1000 का चेक पड़ा हुआ था। तो तब जाके उन्होंने इस प्रकार से प्लान सेट किया, और उन्होंने चेक देखा तो और कहा धोबी को कि तुम बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, और उसके ऑनेस्टी के लिए उसको वो 2 रुपये देते हैं। चेक 1000 का था, लेकिन उसको वो 2 रुपये देते हैं ऑनेस्टी के लिए। और तब जाके उस सिकाउटो डीलर को लगा कि नहीं, नानू काका सच में वेल्दी है, यानी कि धनी है। और तब जाके उन्होंने इस कार को उससे मैनेज, यानी कि उससे मिला, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था। यदि आप बुक को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तब जाके इस स्टोरी के बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा। देयर ही प्रिटेंड्स टू बी द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर। अब वो कहाँ जाते हैं? तो अब वो जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के पास, और वहाँ पे ये बहाना करते हैं कि मैं क्या हूँ? हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनोर हूँ, यानी कि निनोर के महाराजा के मैं एक जो है पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर हूँ। यानी कि एस्ट्रोलॉजर हम लोग किसे कहते हैं? ज्योतिषी को कहते हैं। तो वहाँ पे जाके ये बहाना करते हैं कि मैं निनोर के महाराजा के जो हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ, पुश्तैनी ज्योतिष शास्त्री हूँ, वैसा बहाना करते हैं। दिस ट्रिक हेल्प्स नानू काका कंप्लीट हिज मिशन। और इस ट्रिक से नानू काका मिशन लगभग कंप्लीट होने वाला था, और हुआ भी। द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ गोज टू द राइडर्स हाउस टू मीट नानू काका, और उनका मिशन लगभग कंप्लीट ही हुआ। उन्होंने कुछ बातचीत की, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और वेलफेयर मिनिस्टर ने कहा कि मैं स्वयं आपके घर आऊँगा, और वो उनके घर आए भी नानू काका से मिलने। सो यहीं पे ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। वो नानू काका के पास आते हैं, नानू काका उनसे मिलते हैं, जो भी उनकी परेशानियाँ होती है वो कहते हैं, और तब जाके हम लोग इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? दिस स्टोरी टेल्स अस दैट नानू काका इज़ वेरी स्मार्ट एंड कनिंग। नानू काका बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और कनिंग थे। ही कैन प्ले एवरी ट्रिक टू चीट एनीवन। वो किसी को भी चीट करने के लिए किसी भी प्रकार के चीट को प्ले कर सकते थे। तो ये एक छोटी सी समरी थी। आपको मज़ा तभी आएगा जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। 10 मिनट के अंदर आपको आखिर कितना बताया जाए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग 700 सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल ही नज़दीक है। फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.